96। चलें जी, निकाल लें। क्वेश्चन 6, पेज नंबर 493। JF Associates is registered under Sales Tax Act 1990 as a manufacturer. Following information is available by JF for the month of August 2020. इसमें इंक्लूड कलर्स ढूंढ लें। एक इंक्लूड कलर CR है, एक ER है। अच्छा, सबसे पहले जी हमें मसला नज़र आ रहा है इस सेल में, और फिर हमें मसला नज़र आ रहा है इस सेल में। ये दो सेल्स ऐसी हैं हमारी जिसमें हमें मसला नज़र आ रहा है। डन, ओके। इन दोनों को हाईलाइट कर लें, बस इन सेल्स में मसला है। इनको अंदर वाले कॉलम में लिख के बारों बार गाड़ी चलाएं। चलें जी, ओ तेरी है, बाकी वर्किंग्स भी मिटा दी। चलें, खैर है। वर्किंग 1, वर्किंग 2। वर्किंग 2 क्या है? अपोर्शनमेंट। वर्किंग 1 इनपुट, और वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल। इसमें ना कुछ लाइनें छोड़ दीजिएगा आप लोग, 12-13। वर्किंग 1 में 3-4 लाइनें, वर्किंग 2 में 3-4 लाइनें, और वर्किंग 3 में 12-13 लाइनें। स्टार्ट करें। सेल टू रजिस्टर्ड 70,500 जी। सेल टू अनरजिस्टर्ड 1300। एग्जेम्प्ट सेल टू रजिस्टर्ड, एग्जेम्प्ट सेल जिस मर्जी को, रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेबल 0 जी। एग्जेम्प्ट सेल 1000। एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया 500। जल्दी नोट करो। मरहबा मैरिज वाला, अस्सलाम वालेकुम। परचेज रजिस्टर्ड बंदे से, परचेज पे 7 वाले से ना 7-7-17 लगवाएं। 7400 इंटू 17%, 1258। और परचेज अनरजिस्टर्ड कितने की? चलें जी, पहली एडजस्टमेंट करें। अल्लाह आपका आना मुबारक करे। आपको बार 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 कर लेते हैं, इस बुध को और अगले मंगल को कर लेना, क्योंकि अगले बुध को तो यकम होगी, अगले से अगले बुध को। तो ये जो बुध आ रहा है इसको, और उससे अगले मंगल को कर लें, बस फिर छुट्टी कर लेंगे। फिर 31 जनवरी तक कोशिश करेंगे आपके साथ वाले को फारग कर दिया जाए। और हमको आप लोग किसके साथ बैठे हैं? अच्छा, आगे चलें। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल टू गालिब, मर गया हुआ है लेकिन खैर है। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल टू गालिब ऑफ गुड्स वर्थ ₹225। सेल में पड़ी भी है इसकी सेल। इससे सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, लेकिन ना उसे बिल भेजे ना चीजें भेजी हैं। अच्छा, सेल में बिल जरूरी नहीं होता,
सेल में बस डिलीवरी पे सेल बुक होती है। भाई उधर वाला नोट कर लेना यार, वो अनएडजस्टेड फिगर्स हैं, एडजस्टमेंट शुरू हो गई हैं। हमने इधर जो है वो दही जमाना शुरू कर दिया और तुम ये देख रहे हो दूध को क्या करना है। नीदर इनवॉइस वाज इशूड, ना अभी तक बिल बना के दिया हमने, ना चीजें डिलीवर की हैं। हाँ, और पेमेंट मिल गई है, पेमेंट अगस्त के महीने में वो कर गए, हमें पैसे मिल गए हैं। अब अंडरलाइन करें, पैसे कब मिले? अगस्त में। पैसे कब मिले? अगस्त में। और सेल तब बुक होगी जब चीजें, नॉर एनी डिलीवरी को अंडरलाइन करके लिखें, नॉट डिलीवर्ड। जल्दी बैठे, भी पहली एडजस्टमेंट हुई है सिर्फ, नॉट डिलीवर्ड। आप बता दें क्या सेल बुक कर लूं? पहले तो बताएं सेल बुक होनी चाहिए या नहीं। देयर इज नो डिलीवरी, सेल बुक नहीं होनी चाहिए। पड़ी है, क्या करें? तो सेल के लिए डिलीवरी जरूरी है। द सेल विल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम द गुड्स आर डिलीवर्ड। एज दीज आर नॉट डिलीवर्ड सो नो सेल। माइनस 225। अच्छा जी, सेल फॉर विच नो डिलीवरी, डैश। ऐसी सेल जिसकी डिलीवरी नहीं हुई। चलें दूसरी एडजस्टमेंट, कैमरा उधर ही रखो, पढ़े जी आगे। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स जी। नहीं, साइन का मतलब ये तो नहीं होता कि चीज तैयार है जब मर्जी ले जाओ। वो तो सवाल बताएगा कि इट इज रेडी टू बी पिक्ड अप और एनीथिंग, इस टाइप की कोई चीज बताएगा सवाल। तो सवाल ने नहीं बताई। साइन का मतलब ये तो नहीं होता मैंने तुमसे साइन कर लिया कि मैं तुम्हारी शादी में तुम्हें फर्नीचर बना के दूंगा, तो बेचूंगा, मैं मुफ्त में नहीं दे रहा, मैं बेचूंगा, तो साइन हो गया। तो इसका क्या मतलब है? अब तैयार है जब मर्जी ले जाओ। नहीं, पहले करो तो सही। पॉइंट 2, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। 10 साल ज्यादा कर लिया, अभी क्या एज है? 22, बस 2-3 साल इसके यार जान दे यार, बस मैक्सिमम 24-25। सप्लाई बस सप्लाई ऑफ सीए कराने दे। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये आपके घर वालों का मामला है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल ऑफ 40,000 टू एंड कंज्यूमर। तो 40,000 की आपने सेल की है एंड कंज्यूमर को। अच्छा, तो एंड सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, मुझे पता था, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। बिल्कुल सही नहीं है। हमने चैप्टर नंबर 20 के अंदर पढ़ा था कि अगर आपने की सेल चीजें, पेज नंबर 453 पे पढ़ा था, अगर हमने सेल की ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को जिसने चीजें, इधर देखने से क्लास होगी ना, साथ ही इधर देख, अगर हमने सेल की ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे को जो कि एंड कंज्यूमर है, जिसने चीजें इस्तेमाल करके फेंक देनी है, तो इसका अपने आप को अनरजिस्टर्ड रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो सेल टू एंड कंज्यूमर, इस एंड कंज्यूमर को हम ये नहीं कह सकते हे यू आर नॉट रजिस्टर्ड, होएगा हे आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो इसलिए ये सेल 17% वाली है या 20 वाली है? लेकिन ये अनरजिस्टर्ड में पड़ी हुई है, निकाल दें। 2-3 बंदे हैं, जरा इसको निकालें। माइनस कितनी? 40। अदर्स में डाल दें, अदर्स में डाल दें, सेल टू एंड कंज्यूमर। भाईजान खंगने की इजाजत नहीं है, सेल टू एंड कंज्यूमर 40, वरना टिकू लग जाएगा इस पे, 3% लग जाएगा, तो इसको 3% नहीं लगाना इस पे। ओके शुहाब, नेक्स्ट। कैमरा उधर रखो, वापस ले आओ। खुद बनाई हुई चीजें, खुद बनाई हुई चीजें
खुद ही यूज़ कर ली, लुट में चाहिए यार, हाथ धोगी। मैं माना के लिए खाना बनाया था, खुद ही खा लिया। ओहो अम्मी वो तो लेट हो गए। मैं मान यार तुम बहुत लेट आते हो। खुद बनाई हुई चीज़ें खुद ही इस्तेमाल कर ली फॉर इंटरनल टेस्टिंग पर्पस, यानी हमें ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों की ज़रूरत थी, हमने कोई टेस्ट वगैरह करने होते थे तो चीज़ों के, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारा कोई, हमने उसी के अंदर यूज़ कर ली। अगर ये खुद बनाई हुई चीज़ें खुद इस्तेमाल ना करते, खुद बनाई हुई चीज़ें खुद इस्तेमाल ना करते तो बेचते। इसलिए मोबाइल छोड़ के बात सुने, अगर खुद बनाई हुई चीज़ें, बोले नहीं अगला बोले ना, खुद बनाई हुई चीज़ें अगर खुद इस्तेमाल ना करते तो बेचते। तो लिखें सप्लाई इंक्लूड्स पुटिंग गुड्स टू बिजनेस यूज। ये सप्लाई की डेफिनेशन में गिरेगा। सप्लाई इंक्लूड्स पुटिंग गुड्स टू बिजनेस यूज, पर्सनल यूज नहीं है, घर नहीं लेके गया। सप्लाई इंक्लूड्स पुटिंग गुड्स टू बिजनेस यूज और नॉन बिजनेस यूज और प्राइवेट यूज। तो सप्लाई इंक्लूड्स पुटिंग गुड्स टू बिजनेस यूज, अपने बिजनेस में यूज कर लिए। अगर अपने बिजनेस में यूज ना करते तो इसलिए ये सेल की डेफिनेशन में गिरेगी। डालें जी इसको सेल की डेफिनेशन। सप्लाई पुटिंग, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, पुटिंग गुड टू, टिश्यू पेपर का डब्बा बनाया और बना के अपने ही दफ्तर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इसको सेल कहा जाएगा। नहीं, फिक्स्ड एसेट तो तब होता ना जब हमने बाजार से खरीदा होता। ये असल में तो इसकी आगे मैं परचेज की बात नहीं कर रहा, फिलहाल तो ये बात हो रही है कि ये चीज़ जब इक्विपमेंट्स बनाना हमारा कारोबार है, पहली तो बात ये है, इसलिए तो ओन मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है, खुद बनाया है। इक्विपमेंट्स बनाना हमारा क्या है, कारोबार है। ओन मैन्युफैक्चर्ड का मतलब बताएं, खुद बनाया है, इसका मतलब है इक्विपमेंट्स बनाना हमारा कारोबार है। तो ये स्टॉक है मेरे लिए, ये स्टॉक है मेरे लिए। जैसे टिश्यू पेपर का डब्बा हो तो ओन मैन्युफैक्चर का मतलब है स्टॉक है। स्टॉक वाली चीज को बाजार में बेचने की बजाय हमने अपने आप को बेच दिया, तो जब अपने आप को बेच दिया तो इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेल। जिस तरह हमने पढ़ा था टिश्यू पेपर का डब्बा आपने खुद बनाया और खुद ही दफ्तर में इस्तेमाल शुरू कर दिया। ओन मैन्युफैक्चर्ड टिश्यू पेपर इज यूज्ड फॉर इंटरनल पसीना साफ करना, अंदर का, सॉरी अच्छा, तो ये सेल की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। बस कितना था, फिगर ही बुला दी, 375, उधर रखें। शायद ऑनर कर दे। अच्छा, अब इस तरह की एक मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स पुराने पर्चा जात में आई हुई है, आपको पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। पेज 540 पे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹1.5 लाख वर यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग हेल्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आवर बिजनेस। टैक्सेबल गुड्स आपके पास क्यों पड़ी होती हैं, सेल करने के लिए। जो चीजें टैक्सेबल थी वो आपने यूज कर ली इन बिजनेस, अपने ही बिजनेस में, किसी बिजनेस मीटिंग में इस्तेमाल कर ली। यानी हो सकता है हम कोई चीजें बनाते हो खाने पीने की और कोई इस्तेमाल की चीजें, वो हमने टिश्यू पेपर के डब्बे मिसाल लेने, टिश्यू पेपर के डब्बे वर्थ ₹1.5 इतने, 1.5 लाख टिश्यू पेपरे थे, वर्थ ₹1.5 लाख वर यूज्ड इन बिजनेस मीटिंग, वो बिजनेस मीटिंग में इस्तेमाल हो गए। तो जो चीज मैं टैक्सेबल गुड्स अपने पास रखी हों फॉर द पर्पज ऑफ सेल और बाद में मैं उनको खुद ही यूज करना शुरू कर दूं, तो इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ। और इसके लॉजिक ये होती है कि पहले इसकी रॉ मटेरियल की परचेज आप रिकॉर्ड कर चुके होते हैं ना, तो रॉ मटेरियल की परचेज आप रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, उधर से फायदा ले चुके होते हैं, अब इसको फिर सेल में भी डालना जरूरी है। तो ये इसकी एक मिसाल है, इससे मिलती जुलती। लिख लें पेज 540.4, पेज 540.4 भी इसी की एक एग्जाम्पल थी। जी मोहतरम, किसको चाहिए, मेरे पास नहीं है ये वाली, ये उसकी थी, मेरे बैग में पड़ी हुई थी, उससे नहीं लेनी थी। 0.4 छोड़ो, मुझे नहीं जरूरत।
JF issued a debit note to Harley Brothers to rectify a mistake in JF sale invoice. इतना फिक्रा पढ़ के बताएं जो मैं आपके सामने शो किया है कि मैं सेलर हूं या बायर हूं। जे इशूड से पता नहीं चलता, आगे बढ़ें। JF issued a debit note, इशूड से बिल्कुल पता नहीं चलता मैं सेलर हूं या बायर हूं। प्लीज, JF issued a debit note to rectify a गलती in its sale invoice। तो JF ने सेल इनवॉइस बनाई है ना, तो फिर JF कौन है? सेलर। तो पहले तो ये लिख लें हम कौन है? पाकिस्तान, सॉरी सेलर, हम है सेलर। अगली बात, मैं जरा जाके देख लूं कि सेलर कौन कौन से डेबिट नोट करता है। मैं जरा देख लूं सेलर कौन कौन से डेबिट नोट इशू करता है। सेलर कौन कौन से डेबिट नोट इशू करता है? बायर को मिटा देते हैं। सेलर सिर्फ, ये क्रेडिट नोट है, ये क्रेडिट नोट है। सेलर सिर्फ एक डेबिट नोट इशू करता है जब सेलर सेल बढ़ाना चाहे, सिर्फ तब। तो ये सिनेरियो 3 है। वाज़े नहीं बताया था उसने, लेकिन मुझे डब्बा देख के पता चल गया। तो ये सिनेरियो 3 है। अगला चैलेंज होता है, क्योंकि ये दोनों तो क्रेडिट नोट है ना, तो ये डेबिट नोट है। अगला चैलेंज ये होता है कि हुकूमत को फायदा हो रहा है या नुकसान। तो देखें सेल बढ़ रही है, सेल क्रेडिट हो रही है, तो हुकूमत को इससे क्या होगा? तो ये आउटपुट बढ़ने वाला सिनेरियो है। आउटपुट बढ़ेगा, हुकूमत को फायदा होगा। ये सारी बातें अब आप लिख लें। एक ये सेलर है, दूसरी बात लिख लें सिनेरियो 3 है, और तीसरी बात लिख लें आउटपुट बढ़ेगा। चौथी बात जो मैं लिखवा नहीं रहा, आउटपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को फायदा होगा। और हर वो एडजस्टमेंट, उस रो में अगर बैठ के लिखा नहीं जा रहा तो फर्स्ट रो में आ सकते हैं, इधर भी फर्स्ट रो में जगह। अच्छा, आउटपुट अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को क्या होगा? हर वो एडजस्टमेंट जिसमें आउटपुट बढ़े, वो एडजस्टमेंट आप 180 दिन में करें या बाद में भी कर सकते हैं। JF issued a debit note of 35,000 to rectify a mistake in sale invoice. The invoice was originally raised in January. Invoice originally कब रेज हुई थी? जनवरी में। अच्छा, हमारा महीना अगस्त का है। शायद आपको यह बताया था, याद आया जनवरी में, याद आया कि सेल बढ़ाएं। अगस्त में याद आया कि सेल बढ़ाएं, जनवरी वाली बढ़ा सकते हैं जी। गवर्नमेंट को फायदा होना है, इसलिए 180 दिन पेपर में गिनने की जरूरत नहीं है, तो सेल को बढ़ा दें। लोड करें इस तरह, याद आया लिखें। जनवरी की भूली हुई सेल अगर आपने अगस्त में बढ़ानी है, इसलिए बढ़ा सकते हैं कि इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। सर, हम जनवरी के रिटर्न रिवाइज नहीं करेंगे? हाँ, अगर ऐसा लाइन लिखते कि कमिश्नर से इजाजत ले ली और उसने इजाजत दे दी है, वो फिर कर सकते हो, आप लिख सकते हो ऐसा अगर लिखते वो, बस नॉर्मल। चलो अच्छा जी, अच्छा चलें जी, सेल प्राइस बढ़ाएं। इंक्रीज इन सेल ड्यू टू डेबिट नोट, बोलें 35। चलें जी आगे, वो बुला रहे हैं अहमद, दरवाजा लॉक कर दो। आगे चलें। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं इसको जनवरी की रिटर्न में डाल नहीं, नेवर। 0.5 गुड्स प्लेज्ड
गुड्स प्लेज्ड विद अ बैंक वर सोल्ड बाय बैंक। असल में हमने सिक्योरिटी के तौर पे चीज़ें रखवाई हुई थी, बैंक ने हमारी चीज़ें बेच दी, नीलामी ऑफ 8 लाख। मैंने कहा था इस सेल को आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और ये होमवर्क में भी एडजस्टमेंट दी थी। तो इसलिए अगर बैंक ना बेचता तो हमने भी तो बेचनी थी, तो बैंक ने हमारी जगह बेच दी। तो सेल बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, अमाउंट बताएं। 1000 फेयर वैल्यू पे बुक करें। आपको पता है ये सेल 100 पे पड़ी होती है, परचेज पे साथ साथ क्या लगा रहे होते हैं 17, और सेल ऑलरेडी किस पे पड़ी होती है 100 पे। इसलिए सेल 100 पे पड़ी होती है। जब न्यूमेरिकल का फेस आता है तो इस फिगर को हम पकड़ के 17 लगा देते हैं इस पे, क्योंकि सेल ऑलरेडी किस पे पड़ी होती है 100 पे। लेकिन परचेज अगर 100 पे पड़ी भी हो तो साथ साथ उसे किस पे लाते हैं 17%। अगली लाइन पढ़े, 0.6। और बताएं कि कितना स्टॉक बिक गया है जी, सोचें कितना स्टॉक बिक गया है, बोलें जी। कुछ चीजें हैं जैसे डेटर्स पे नहीं प्रोविजन होती कि डेटर पैसे लेके भाग सकते हैं, इस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टॉक था जो हमने बेचने के लिए रखा हुआ था, वो एक्सपायर होने वाला है। द ऑडिटर्स हैव सजेस्टेड, ऑडिटर्स ने एक मशवरा दिया है कि एक प्रोविजन बनाओ, जैसे प्रोविजन होती है डाउटफुल डेट की, ऐसे स्टॉक में प्रोविजन होती है गलने सड़ने की। एक प्रोविजन बनाओ अगेंस्ट ऑब्सोल्यूट एंड एक्सपायर्ड स्टॉक, कि स्टॉक ऑब्सोल्यूट और एक्सपायर हो सकता है। एक प्रोविजन बनाओ 50% की अगेंस्ट स्टॉक ऑफ 350। 350 के स्टॉक में से आधे स्टॉक की प्रोविजन बना दो कि हो सकता है ये गल सड़ जाए। ये चीजें हमारे वेयरहाउस में अभी तक पड़ी हैं, बिकी नहीं है। ये चीजें हमारे वेयरहाउस में अभी तक पड़ी हैं सिंस जुलाई, पिछले महीने से पड़ी हुई हैं, सिंस जुलाई पिछले महीने से पड़ी हुई हैं, तो अब भी पड़ी हुई हैं। गुड्स आर लाइंग इन वेयरहाउस इन अगस्त, अगस्त का महीना है हमारा, अगस्त में पड़ी हुई है। कब की पड़ी हुई है? जुलाई की पड़ी हुई है। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अब सवाल यह है कि इनपुट इनका रिकॉर्ड हो गया था जुलाई में, वो तो कोई मसला नहीं, पिछले महीने इसका इनपुट रिकॉर्ड हो गया था। अब शायद जुलाई में कुछ चीजें खरीदी थी, जुलाई में हमने चीजें बाय की थी, अगस्त के एंड पर ये पड़ी हैं, तो मोहतरम इसकी सेल्स टैक्स ट्रीटमेंट कोई नहीं होगी, इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, बिल फर्ज सितंबर में अगर बिक जाएं, अगर बिक जाएं और गली सड़ी चीज से सस्ती बिके तो तब सेल को कम अमाउंट से बुक कर लीजिएगा, बस। और क्या कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते कुछ। तो वेट करें इसके सेल का, जब कभी सेल होगी तो इस तरह कर लें। लेकिन गली सड़ी हुई चीज़ों के ऊपर कुछ करना, उसमें तो हमारे लॉ ने कुछ नहीं बताया था। तो और ये तो अजीब सी बोंगी होगी कि पड़ी हुई चीज़ को सेल में डाल दें। वो एक रेयर सर्कमस्टांस था पड़ी हुई चीज़ को सेल में डालना। वो ये था कि मैं अगस्त के अंदर रजिस्टर्ड हूँ और मैंने परचेज रिकॉर्ड कर ली हुई है, और सितंबर में मैंने अनरजिस्टर्ड हो गया हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस बड़ा डाउन हो गया, मैं अनरजिस्टर्ड हो गया, आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो फिर मैंने कहा था आपको, पोजेशन ऑफ गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर डी रजिस्ट्रेशन फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। लेकिन ये बात इतनी पुरानी है कि पहले ये दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़ ली थी, शायद भूली हो। तो पड़ी हुई चीज़ को सेल में कभी भी नहीं डाला जाता। वो एक अजीब सा सर्कमस्टांस था, मैंने आपके सामने डिस्कस किया, माजरत वो मैं वापस ले रहा हूँ। ये चीज़ें कब की हमारे पास हैं? जुलाई से हमारे पास पड़ी हुई हैं और अभी तक भी पड़ी हुई हैं। अगर बिकेंगी तो इनको किस में डाल देंगे? सितंबर में सेल में। और अगर अक्टूबर में बिकी, अक्टूबर में सेल में डाल दीजिएगा। फिलहाल ये चीजें बिकी तो इनको इग्नोर कर दें। लिखें, ये चीजें अभी तक सेल नहीं हुई इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। ये चीजें अभी तक सेल नहीं हुई इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। सर अगर फेयर वैल्यू भी दी गई हो तो फिर हाँ, फेयर वैल्यू दियो फिर भी इग्नोर करेंगे। अगर जब सेल करेंगे ये नहीं, फिर आप अगर गली सड़ी चीज़ें दुकानदार को नुकसान दे दो जितने की फिर बिकी हैं उसी पे सेल बुक कर लो। एक सवाल है,
अक्टूबर में फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रक्शन कर देता कमिश्नर के सामने, देखो वो सारे कंडीशंस पे अच्छा ठीक है ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, नोट कर लो। असल में इनको 4 बजे तक फ्री करना है, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, नोट करो जो आपका सवाल है, फिर एंड पे पूछना। तो बता देंगे इसको सेल में क्यों नहीं डालना? क्योंकि अभी नहीं नहीं, मैं आपका सवाल नोट करने का आपको टाइम दिया, यस सर, वही वो मैं कर लूँ। सर इसमें इनपुट टैक्स आधा सर, तो ये हम हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इसको परचेज में डाल चुके हैं जुलाई में, इसमें कोई मसला नहीं। जब कभी ये बिकेंगे इंशाल्लाह इसको सेल में भी डाल देंगे। नहीं सर, अगर हम इनपुट टैक्स आधा उल्टा कर दें। उल्टा क्यों करना है? ये बेचेंगे हम इंशाल्लाह, बिल्कुल बेचेंगे। मेरी तो कोशिश होगी एक्सपायरी से पहले ही बेच दें। अभी तो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं एक्सपायर होने वाली हैं, हम तो एक्सपायरी से पहले ही अच्छी एडवर्टीजमेंट करके बेच देंगे। वेट कर लो, इसको बेच देंगे, सर फायदा तो हमने ज़्यादा ले लिया होगा। कोई मसला नहीं, वो तो कोई मसला नहीं। चीज़ आपकी अगर आपकी सस्ती बिकी है तो लॉ मेकर को इस पर एतराज़ नहीं होगा, उसमें क्या मसला है, हो ही सकता है चीज़, ले लिया होगा कोई मसला नहीं। चीज़ हमारी ज़्यादा सस्ती बिक ही सकती है, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट भी शेयर करे फिर। ओके, तो चीज़ फ्यूचर में सस्ती बिके तो आपकी किस्मत है, बस आप सेल पे 17 लगा दीजिएगा। ओके, VII पहले इसको कर लें। प्रोविजन फॉर स्टॉक नॉट सोल्ड येट, इसलिए इसको सेल में ना डालें। VII 25 अगस्त को JF ने इशू किए हैं डिस्काउंट कूपन टू इट्स कस्टमर्स, और ये कूपन वो लेके आएंगे दिसंबर में, और दिसंबर में कोई सेल मेला है जिसमें इनको फ्री एंट्री दे दी जाएगी, इससे कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे, सेल्स एग्जीबिशन में इनको एंटर होने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो लिखें, ये डिस्काउंट बिल पे मेंशन नहीं होता इसलिए नॉट अलाउड है। ये डिस्काउंट बिल पर मेंशन नहीं होता इसलिए नॉट अलाउड है। ये डिस्काउंट बिल पर मेंशन नहीं होता इसलिए नॉट अलाउड है। अच्छा, अब जरा तसल्ली से सुने डिस्काउंट माइनस करने की शराइत। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो मैंने आपको बता दिया था, सिरे से माइनस हो ही नहीं सकता, एक दिन थ्योरी के सवाल कराते हुए समझाया था। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की 2 शराइतें, बल्कि 3 शराइत थी। एक था बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो, एक था बिल के ऊपर डिस्काउंटेड प्राइस लिखी हो और डिस्काउंट भी लिखा हो। ये 3 शराइत थी डिस्काउंट माइनस करने की। ये जो डिस्काउंट कूपन होता है, इसमें यह होता है कि जिस वक्त आप दुकान से सामान लेके निकल रहे होते हैं, तो निकलते ही या निकलने से पहले दरवाजे पे ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा पूछते भाई आप अपना बिल दिखाएं। जब अपना बिल दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि यार आपने तो माशाल्लाह 1 लाख रुपए की चीज़ें हमसे खरीद ली, मिसाल दे रहा हूँ, आपने 1 लाख की चीज़ें खरीद ली, आप तो बड़े हमारे अच्छे और लॉयल कस्टमर हैं, तो आपने 1 लाख की चीज़ें खरीद ली, तो मैं आपको ना एक ब्रीफ केस से कूपन निकाल के देने लगा हूँ, तो हमारा सेल्स मेल है, मैं उस पर आपको इन्वाइट करता हूँ, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, आप मुफ्त में आ जाइएगा। तो इस तरह के कूपन शायद 1000 रुपए के हमने रखे हैं, उन पे प्राइस 1000 लिख के लोगों में बांटे हैं, और 150, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी 150 लोगों को हमने जो है वो कूपन बांट दिए 1000 रुपए वाले, 1.5 लाख रुपए के कूपन हमने इशू कर दिए। क्या ये कूपन अलग से दिया जाएगा या ये बिल में से माइनस करके प्राइस ली जाएगी? इस वजह से इसको डिस्काउंट को माइनस करने की इजाजत नहीं है। ऐसे कुछ 4-5 साल पहले आईके अपने सवाल एडजस्टमेंट डाली थी, फिर डालना भूल गया हुआ है, फारक सी एडजस्टमेंट है, उसको इग्नोर कर दें। लेस डिस्काउंट नॉट मेंशन्ड ऑन इनवॉइस, डिस्काउंट जो कि इनवॉइस पे मेंशन नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। इस सवाल में वो सारी एडजस्टमेंट्स डाली हुई हैं जो अजीब अजीब सी आई हुई हैं। VII सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब लिखें कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो सेल्स टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। अच्छा, मुझे पहले ये बता दें, ये परचेज वाला डिस्काउंट है सेल वाला, फिर अगला फड्डा तो बाद में है।
मतलब ये सेल करेंगे पैसे Purchase देंगे वाला। तो उनको थोड़ा डिस्काउंट देंगे जब इसको पैसे देंगे। ये यानी होंडा वाले सरासिफ को डिस्काउंट दे रहे हैं या होंडा वाले जनरल टायर से डिस्काउंट ले रहे हैं? गिवन को अंडरलाइन करें, डिस्काउंट वॉज गिवन। वॉज गिवन का मतलब क्या है? हमने डिस्काउंट दिया है किसी को या किसी ने हमें डिस्काउंट दिया है? तो वॉज गिवन को अंडरलाइन करके लिखें, हमने एज अ सेलर किसी को डिस्काउंट दिया है। हमने एज अ सेलर, किसी का नाम लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई बंदा होगा, हमने एज अ सेलर डिस्काउंट दिया है। और अगर हम बायर होते तो क्या लिखा होता? डिस्काउंट वॉज रिसीव्ड, हमें किसी ने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट वॉज गिवन का क्या मतलब है? सेल में पैसे छोड़ देना, सेल में से पैसे माफ कर देना। तो इसलिए ये सेल टाइप डिस्काउंट है, लेकिन इसको भी इग्नोर करेंगे। लेस, लेकिन लेस नहीं करेंगे, लेस नहीं करेंगे। लेस आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। कैश डिस्काउंट, इसको इग्नोर करना। नेक्स्ट, फ्री रिप्लेसमेंट्स। ये जो चारों एडजस्टमेंट्स थी ना, इकट्ठी डाल दी हुई है मैंने। ये कभी भी आ जाए पेपर में, इनको इग्नोर करना होता है। अच्छा, फ्री रिप्लेसमेंट्स ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कॉस्टिंग 4 लाख, कॉस्ट भी उनकी दे दी जो कि बेची हैं हमने 1 ईयर वारंटी में, उनकी मार्केट में कीमत है 5.5 लाख। कॉस्ट को तो इग्नोर करें, जब कभी परचेज की होंगी ये चीजें परचेज में चली गई होंगी। आज रिप्लेस की हैं मैंने, तो बता दें रिप्लेसमेंट में हुआ क्या होगा। हमने पुरानी चीज खराब हो गई होगी, वो कस्टमर से वापस ले ली होगी और 5.5 लाख वाली नई चीज उसको दे दी होगी। ऐसी सूरत में मैंने कहा था दुकानदार की इस बात से खुश होकर गवर्नमेंट सेल दोबारा बुक नहीं करती। ऑब्वियसली जब पुरानी चीज बेची थी तो तब सेल रिकॉर्ड शायद हो गई हुई थी, तो अब दोबारा सेल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और एक तरह का समझ लें सेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रही है। फ्री रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कस्टमर दुकानदार को चीजें वापस कर देगा। मैं दुकानदार का सवाल सॉल्व कर रहा हूं। कस्टमर दुकानदार को चीजें वापस कर देगा, दुकानदार कस्टमर को फ्री रिप्लेसमेंट दे देगा, तो वापस भी आई, बिक भी गई, तो इन आउट बराबर हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था फ्री रिप्लेसमेंट साथ लिख दिया करें, फ्री रिप्लेसमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल। थ्योरी में सवाल भी आता है ये, फ्री रिप्लेसमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि रिप्लेसमेंट में अगर प्राइस डिफरेंस भी हो तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। प्राइस अगर कस्टमर से कुछ चार्ज भी करें, ये मैं कह रहा हूं ना, प्राइस डिफरेंस इग्नोर कर दीजिएगा, फिर ना चार्ज कीजिएगा। ओके, इससे महंगी चीजें ले रहे हैं, वो अगर चीज ही और दे रहा है फिर और बात है। चीज वही ले रहा है लेकिन महंगी चीज। हाँ चीज वही, फिर वो तो नहीं है ना, फिर कोई और चीज है। तो अगर आप 550 की चीज उससे लेके उसे कुछ 6 लाख की कोई डिफरेंट चीज दे रहे हैं फिर वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे फ्री रिप्लेसमेंट सेम टाइप चीज की होती है। ओके, वैसे भी ये कॉन्सेप्ट उसने किताब में डाला नहीं हुआ, पता नहीं क्यों टेस्ट करा है। पॉइंट 10 क्लास में आपको करवा दिया था एक न्यूमेरिकल में डलवा के, तो इसको काट ही दें, छोड़े पड़े, क्लास में कर लिया हुआ ये मशीन नहीं, ये वाला करवाना है मुझे पता है, बहुत जल्दी है तुझे। मशीन ए यूज हुई थी फॉर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जाम्प। फॉर टैक्सेबल लोकल ये होती हैं क्योंकि ये तो टैक्सेबल एक्सपोर्ट होती हैं। फॉर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जाम्प, इस मशीन को इसमें डाल देना था, और ये वाली मशीन जो बी थी उसके साथ लिखा हुआ था इट हैज बीन यूज्ड फॉर ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट सेल। ये किस सेल के लिए है सिर्फ? तो ये होमवर्क में सवाल दिया था आपको, दिया था मुझे याद है, देखे डिस्कस भी हुआ हुआ। ऐसे ही पंगे लेते हैं यार। ये
ये आप लोगों की क्लास में लाइन बनाई थी, Yes, sir. पेज 539, मशीन ए और बी सारी। ऐसे गप्पे ना ठोका करें, नहीं दिया था, पेज क्वेश्चन 25 था। ओके, नहीं नहीं यार, ये इतना अगले को एकदम ना डाउन कर दिया करें। पॉइंट 11, इन जून 2020, 2 महीने पहले तकरीबन, एक बच्चा बोला दूसरी क्लास में छठा महीना, छठे महीने को हमने सार में डालना है, बस 2 महीने पहले बोलो, बस छठा महीना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? साल के छठे महीने से को हमने सार, तो 2 महीने पहले, 2 महीने पहले जेएफ ने गलती से चार्ज कर दिए सेल्स टैक्स 58 का इंस्टेड ऑफ 85। दो महीने पहले जेएफ ने गलती से सेल्स टैक्स चार्ज कर दिए 58 का इंस्टेड ऑफ 85 ऑन सेल ऑफ केमिकल टू कस्टमर, सेल टू कस्टमर। आप बता दें जी, हम सेलर हैं या बायर हैं? सेलर। गलती से कितना टैक्स चार्ज कर दिया? ओ, ये फिगर 17 पे पड़ी है। ओ, ये फिगर 17 पे पड़ी है, ये सेल्स टैक्स है, ये फिगर 17 पे पड़ी है। ये वे जो 58 वाली फिगर है, ये क्या है? रॉन्ग, इटसेल्फ 17 है ये फिगर्स, ये खुद 17 है। यानी 234 की आइसक्रीम ली तो ये 34 टाइप चीज है कोई, ये आउटपुट है असल में, ये सेल नहीं है। इटसेल्फ 17 है, 17 की तो आउटपुट कहते हैं, सेल पे 17 को। वो तो अभी सब्र करो ना, करना क्या है, वो तो सबके साथ चलो। आपको अगली ना करवा दूं, पॉइंट 12। अच्छा छोड़ना यार। 58 कौन सी फिगर है? रॉन्ग। 85 ओरिजिनल। मुझे बता दें, आप जून की सेल को अगस्त के अंदर, या जून के आउटपुट को, जो लफ्ज आपको पसंद आए, जून की सेल या जून के आउटपुट को अगस्त में कितने हजार से बढ़ाना चाहते हैं? सेल नहीं, आउटपुट को कितने से बढ़ाना चाहते हैं? 27 से। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट में हमने पढ़ा था, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, वीओएस, हमारे सवाल में वीओएस पे फर्क नहीं पड़ा, और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स has increased, the seller shall issue a debit note. तो what was VOS? 58. VOS तो नहीं माजरत, sales tax. What was sales tax? 58. What is sales tax? 85. It has increased. Where for any valid reason, the amount of sales tax mentioned in original bill of June has increased. ये बढ़ गया किसी वजह से। The seller shall issue a डेबिट नोट। सेलर ने डेबिट नोट, अब सेलर की जिम्मेदारी बताएं क्या इशू करे? डेबिट नोट। तो लिखिए वी आर सेलर, वो तो लिख लिया हुआ हमने। सिनेरियो 3, सिनेरियो 3 कैसे सिनेरियो 3 बना? सेल बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही। तो ये कौन सा सिनेरियो बना? सिनेरियो 3। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे कि जून में भूली हुई चीज, जून की भूली हुई चीज अगर अगस्त में याद आए, जिससे हुकूमत को फायदा होना हो, तो क्या ये एडजस्टमेंट 180 दिनों के बाद भी कर सकते हैं? ये और बात है, अभी 180 दिन गुजरे ही नहीं, क्या ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं? तो हुकूमत को फायदा पहुंचा सकते हैं 180 दिनों के बाद। अभी तो 180 दिन गुजरे भी नहीं, तो नॉर्मल तरीके से नोट करें ये। अच्छा, ये एडजस्टमेंट इस तरह मजे की थी कि इसमें डेबिट क्रेडिट नोट का लफ्ज नहीं था, तो आप पेपर में पता कैसे चलेगा डेबिट क्रेडिट नोट लगाना है? या चीजें वापस हो रही होंगी या चेंज। लफ्ज याद है रूल 20 और 21 की? रूल 20 की हेडिंग क्या थी? रिटर्न, और रूल 21 की हेडिंग क्या थी? चेंज। याद आ रहा होगा, रूल 20 की हेडिंग थी
रिटर्न, चीजें वापस हो रही हैं, और रूल 21 की हेडिंग क्या थी? चेंज। तो चीजों का वापस होना बी डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू रूट होता है, और चीजों की प्राइस बढ़ना और कम होना बी डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू रूट होता है, और वीओएस के अलावा टैक्स का बढ़ना कम होना भी डेबिट क्रेडिट नोट से रूट होता है। तो ये एक ऐसी एडजस्टमेंट थी 3-4 दिनों में हमने पहली दफा पढ़ी जिसमें डेबिट क्रेडिट नोट का लस नहीं लिखा हुआ था, लेकिन चेंज इन प्राइस का मतलब ही ये था डेबिट क्रेडिट नोट। ओके, अब हमने आउटपुट क्या करना है? बढ़ाना है। इससे गवर्नमेंट को क्या होगा? फायदा। ये एडजस्टमेंट 180 दिनों बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो 180 दिन गुजरे ही नहीं। अच्छा यार, अब एक मसला है कि इस 27 को कहाँ शो करें? आउटपुट 27 का कैसे बढ़ाएं? यार न्यूमेरिकल के फेस पे डाल दो। अब अजीब सी देखो बातें कर रहे हो, पहले सिलेबस के आखिरी दिन चल रहे हैं, ऊपर से जो है वो किसी बच्चे को जाते हुए परेशान कर देना। मैं तुम्हें बताऊं, फेस पे एक और चीज़ भी आती है। क्या आती है यार? वो एक और चीज़ थी, वो पता नहीं फलाने सवाल की एडजस्टमेंट नंबर 11 थी। ये तो अब जान लेने वाली बात हुई ना फिर किसी की। तो छोड़ो परे यार इन चीज़ों को, फेस को क्यों छेड़ रहे हो? छोड़ो परे, बस सेल है तो सेल में डालो, खत्म करो बात। फेस में तो नहीं चीज़ें आती। फेस में तो जो फेस है वही फेस है, कोई फेस नया ना आज के बाद बनाने लग जाइएगा। लेकिन एक मसला ये है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ना इस एडजस्टमेंट की वजह से एक सवाल पूछा था, किसी को याद हो? इस एडजस्टमेंट ने आना था, इस वजह से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात की थी, किसी को याद हो? मैंने कहा था वर्किंग 3 में चीजें 100 पे पड़ी होती हैं, इसीलिए इस फिगर का जो टोटल आता है इसको हम यहां लिखते हैं और फेस पे जाके इस पे 17 लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये 100 पे पड़ी हुई थी, यानी 200 टाइप चीज थी, 34 रुपए आ गए। तो ये फिगरें 100 पे पड़ी होती हैं ये सारी, और ये वाली फिगरें 17 पे पड़ी होती हैं। अब अजीब सी चीज होगी कि इधर आप 17 की फिगर डाल दें, 17 की फिगर नहीं घुसा सकते। इधर फिगरें किस पे पड़ी हुई हैं? 100 पे। तो कुछ ट्राई करते हैं। मैं आपको कह दूं कि 34 रुपए मैंने टैक्स दिए हैं, तो फिर आइसक्रीम कितने की थी टैक्स के अलावा? कैसे बताएंगे? आइसक्रीम कितने की? 34 रुपए मैंने आइसक्रीम खरीदते हुए टैक्स दिया है, तो आइसक्रीम कितने की थी टैक्स से पहले? 34 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखें क्या जवाब आ रहा है? 200। तो ये फिगर किस पे पड़ी हुई है? अनलकीली सेल्स टैक्स लॉस लिखा हुआ है, ये 17 पे पड़ी हुई है। पहली दफा ऐसा हुआ है, सेल्स 17 पे पड़ी हुई है, पहली दफा ऐसा हुआ है क्लास में। ये चैलेंज भी पहली दफा आया। तो सिनेरियो कौन सा है? तीसरा। सेल हमने क्या करनी है? बढ़ानी है, या आउटपुट बढ़ाना है, जो मर्जी कह दें। 27 कितने पे पड़ा हुआ है? लेकिन मुझे क्या चाहिए? 100, 159। डन? ओके। नहीं, बेहतर नहीं है, इसी तरह रूट कराओ जी। कौन बोला है? इनपुट नहीं लिया जाएगा ना रिफंड, अगर डायरेक्ट फेस पे डाल देते हैं। बेहतर है इसी से रूट कराओ, बस उधर ही रखो जरा। अच्छा जी, एक अब सवाल है कि कई दफ़ा ना लॉ में एक मसले को हल करने के ना 2 तरीके होते हैं। तो सेल बढ़ाने के ना 2 तरीके हैं। आज आप आ ही गए हैं तो सुन लें। एक सेल बढ़ाने का तरीका है रूल 21 कि वीओएस या टैक्स बढ़ाना है तो सेलर डेबिट नोट इश्यू कर दे। एक और तरीका भी है, वो थोड़ा सा ज़रा लेंथी तरीका है, वो ना जनरली लोग अवॉइड करते हैं, उसमें बड़े स्यापे हैं। वो ये तरीका है जो हमने चैप्टर 20 में पढ़ा था। वो तरीका लोग प्रैक्टिकली अवॉइड करते हैं, लोग कहते हैं इतने लंबे चक्रों में क्यों पढ़ें। वो तरीका हमने पढ़ा था पेज 465 पर, रिवीजन ऑफ रिटर्न। आ रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें कमिश्नर की इजाजत की जरूरत है। डेबिट क्रेडिट नोट में कमिश्नर की इजाजत की जरूरत नहीं है। आ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन इजाजत ऑफ कमिश्नर फाइल अ रिवाइज रिटर्न टू करेक्ट एनी ओमिशन और रॉन्ग डिक्लेरेशन। कोई भी गलती आपने सही करनी है, आप रिटर्न ही रिवाइज कर लें। गलती बताएं क्या हुई है? जून में टैक्स कम रिकॉर्ड हुआ है, इज इट अ गलती? हाईलाइट कर लेना इनएडवर्टेंटली।
इज इट अ गलती? जून की गलती अगस्त में पता चल गई। हमारे पास दो रास्ते होते हैं भाई, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है रूल 21 का 1 के डेबिट नोट इशू कर दें, एक रास्ता है सेक्शन 23 का 3 रिटर्न रिवाइज कर दें। ये हमारे पास दो रास्ते अवेलेबल होते हैं। अगर सवाल में एक लाइन आ जाए, हमने सोचा है रिटर्न रिवाइज कर देते हैं और कमिश्नर ने इजाजत भी दे दी है, अगर ये लिखा आ जाता खुदा ना खास्ता सवाल में इस फुल स्टॉप के आगे, तो फिर क्या करते? अगस्त का न्यूमेरिकल करें ना, फिर अगस्त के न्यूमेरिकल में इसको क्या करते? एक्सेलेंट, इग्नोर कर देते। वाई? हमने फिर पता है क्या सोचा कि सिस्टम में जाके जून वाली रिटर्न डिलीट करेंगे एफबीआर के सिस्टम से, वो ओरिजिनल रिटर्न होगी मेरी, और सिस्टम में जाके एक रिटर्न री अपलोड करेंगे। कई दफा री सबमिट की ऑप्शन होती है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, तो हम री अपलोड करेंगे जून वाली रिटर्न। तो क्या वो जून वाली में गलती सही कर देंगे या अगस्त में आके भी उसको कुछ कर रहे होंगे? अगस्त में आके अब उसको कुछ कर नहीं रहे होंगे। हमारे पास अब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगस्त में खड़े होके जून की गलती पता चले, पुत्र इधर देखो, अगस्त में खड़े होके जून की गलती पता चले, ऑप्शन 1 कमिश्नर के पास जाएं, उसके पैर पकड़ें, उसे कहें मुझे रिटर्न रिवाइज करना है तो जून की। एक ये रास्ता अवेलेबल है, और अगर वो इजाजत दे दे तो आप जून की रिटर्न रिवाइज करें। लेकिन फिर मैं अगस्त का न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, फिर इसमें कुछ ना कीजिएगा, फिर आप इस न्यूमेरिकल में रिलैक्स रहें जो अगस्त का आप सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो फिर आपके पास एक नॉर्मल तरीका अवेलेबल है। वीओएस बढ़ाने को दिल चाहे पुराने महीने की, शौक से बढ़ाएं। पुराने महीने का आउटपुट बढ़ाने को दिल चाहे, शौक से बढ़ाएं। रूल 21 का 1 लगा दें, डेबिट नोट वगैरह इशू कर दें। ये दो रास्ते अवेलेबल हैं। सर आउटपुट बढ़ा के जा रहे हैं तो approval 1 मिनट, हाँ अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, आप बात सही कर रहे हो। सो फॉर जेएफ हैज नॉट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम कमिश्नर, अभी तक हमने कमिश्नर से परमिशन नहीं ली फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न की हमने परमिशन नहीं ली। और भाई कह रहे हैं असल में आउटपुट बढ़ाने में रिवीजन की जरूरत भी नहीं होती अगर 60 दिन में चले जाए। अब 60 दिन गिनने का डाटा भी सवाल में अवेलेबल नहीं है। जून और अगस्त के दरमियान एग्जैक्ट डेट्स बताए ना, फिर ही 60 दिन गिन सकेंगे, तो इसलिए उन चक्रों में मैं पढ़ ही नहीं रहा। तो आप बता दें, सवाल ने क्लियरली बता दिया, वी हैव नॉट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम कमिश्नर फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। हमने कमिश्नर से इजाजत नहीं ली रिटर्न रिवाइज करने की। मुझे बता दें, क्या आपको फील हो रहा है कि इस रास्ते को हमने ऑप्ट नहीं किया? अब इस रास्ते से हम जाना नहीं चाह रहे। आप बताएं, बचा कुचा रास्ता हमारे पास क्या बचा? जो मैंने यूज कर लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं रिटर्न रिवाइज करूं या मैं कमिश्नर के पास गया ही नहीं? अब मजबूरन फिर अगस्त में कोई सेटिंग कर लें। उसका तरीका क्या होगा? क्या नोट इशू कर दें? डेबिट नोट। बस दूसरी क्लास में भी इतना ही सवाल करवाया था, इट्स ओवर। इसका टोटल कर लीजिएगा। क्या करना है घर में जाकर टोटल छोड़ें परे, बस काफ़ी है इतना, और इसका टोटल यहाँ लिख दीजिएगा। बाकी सारा इसी तरह है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास में। इंशाल्लाह।